Hi guys, welcome to PGI Rampura. This is Mahendra Prajapati. Today I will discuss हेलो एल्केन चैप्टर के जो आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो जैसा कि आप लोगों को दिख भी रहा होगा स्क्रीन पर, आज हम लोग इसी को डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई होप आप लोग सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो पहला क्वेश्चन हम लोगों से कहा जा रहा है, एल्केल हैलाइड का सामान्य सूत्र होता है। तो जितने भी आपके एल्केल हैलाइड होते हैं, इनका जो सामान्य सूत्र होता है वह आपका होता है CnH2n + 1 × X। तो आप सभी लोग जानते हो कि जो एल्केल श्रेणी है और उसमें यदि हेलोजन को और जोड़ दिया जाए तो आपका जो कंपाउंड बनेगा वह आपका क्या हो जाएगा, एल्केल हैलाइड। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन, एल्केल हैलाइडों को हैलोजन परमाणुओं की संख्या के आधार पर कितने भागों में बांटा जाता है। तो इसका जो ऑप्शन होगा वह है आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि इसको 4 भागों में बांटा जाता है। आप भी जानते हो वह 4 भाग कौन से होंगे, मोनोहैलाइड, डाइहैलाइड, ट्राइहैलाइड एंड टेट्राहैलाइड। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। एल्केल हैलाइड कितने प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए बच्चों, आप लोगों को बता दें कि जो एल्केल हैलाइड हैं यह आपकी 3 प्रकार की समव्यवस्था प्रदर्शित करेंगे। कौन कौन सी होगी? पहली तो यह आपकी चेन आइसोमर्स दर्शाएंगे, जिसे हम लोग श्रृंखला समव्यवस्था कहते हैं। सेकंड जो होगी वह पोजीशन आइसोमर्स दर्शाते हैं। और जो लास्ट होती है तीसरे नंबर की, जिसे हम लोग पोजीशन आइसोमर्स को स्थिति समव्यवस्था कहते हैं। एवं लास्ट होती है उसे प्रकाशिक समव्यवस्था कहा जाता है, यानी कि जो वह होती है आपकी ऑप्टिकल आइसोमर्स। तो एल्केल हैलाइड इस प्रकार से 3 प्रकार की समव्यवस्था दर्शाते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। CH3CH डबल बॉन्ड CH2 + HBr बेंजोइल परऑक्साइड। देखिए बच्चों, आप लोग समझ चुके होंगे कि यहाँ जो बेंजोइल परऑक्साइड आपको उत्प्रेरक के रूप में दिया गया है, किसी भी एल्कीन पर यदि HBr का योग परऑक्साइड की उपस्थिति में करवाया जाता है तो आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है। एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग यह डबल बॉन्ड आपका इधर ब्रेक हो जाएगा। जब यह आपका इधर ब्रेक होगा तो क्या आएगा, देखिए इधर ब्रेक होने पर आप देखेंगे कि इस पर एक नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज। और हाइड्रोजन पॉजिटिव का होता है, Br पर कैसा चार्ज है, नेगेटिव। तो अब आप अटैक करवा दीजिए, नेगेटिव वाला अटैक यह कर देगा पॉजिटिव पर और पॉजिटिव वाला अटैक कर देगा नेगेटिव पर। तो इस प्रकार से आपका जो कंपाउंड तैयार होगा वह ऑप्शन ए हो जाएगा आपका CH3CH2Br। इसी को दोस्तों हम लोग क्या कहते हैं, खराश प्रभाव या परऑक्साइड प्रभाव कहलाता है। जब आपका एंटी मार्कोनिकॉफ रूल लगता है तो उसी को हम लोग खराश प्रभाव या एंटी मार्कोनिकॉफ रूल कहते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है, C3H6Cl2 के संभावित समावयवियों की संख्या है। तो यहाँ बच्चों जो ऑप्शन होगा वह आपका सेकंड ऑप्शन हो जाएगा, बी पॉइंट। यदि आप लोगों को समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आपको बताता हूँ कि किस प्रकार से इसके 4 समावयवी बनेंगे। आइए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों के पास, C2H5Br के साथ एल्कोहलिक KCN की क्रिया द्वारा C2H5CN मुख्य उत्पाद बनता है, किंतु AgCN की क्रिया द्वारा C2H5NC मुख्य उत्पाद बनता है। इसका कारण क्या है? देखिए मैं आपको बता दूं, इसका जो सबसे प्रमुख कारण होगा कि जो एल्कोहलिक AgCN है, जब इससे आप क्रिया कराते हो तो इसमें क्या होता है, जो सिल्वर का साइनाइड है यह एक आपका सहसंयोजी यौगिक है। कैसा है? सहसंयोजी यौगिक है। तो जिस कारण इसका आयनन संभव नहीं हो पाता है। आप भी जानते हो कि जितने भी आपके कोवैलेंट बॉन्ड होते हैं इनका आयनन तो पॉसिबल नहीं है। तो इस कारण यह आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, अर्थात AgCN का सहसंयोजी होना। आगे मैं आपको और बात बता दूं, जो साइनाइड इसमें लगा हुआ है यह एक आपका बाइडेंटेट लिगैंड है, यानी उभयदंती आपका यौगिक है। तो यह आपका उभयदंती यौगिक होने के कारण मतलब कि इसमें जो कार्बन होता है, जो आपके पास साइनाइड है, इस साइनाइड में आप देखोगे, इस साइनाइड में कार्बन और नाइट्रोजन दोनों ही नाभिक स्नेही यानी कि न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करते हैं। सिल्वर साइनाइड तो आपका एक
सहसंयोजी यौगिक हो जाता है, जबकि KCN में आप देखोगे जो अब आपका पोटेशियम साइनाइड होता है तो उसमें आपका एक साइनाइड यौगिक बनता है। उसका कारण ये है कि यहाँ जो कार्बन परमाणु है वह मुक्त अवस्था में नहीं रह पाता है, तो जिस कारण आपका सिल्वर साइनाइड के साथ आपका आइसोसाइनाइड बनता है, जबकि पोटेशियम साइनाइड के साथ एल्कल साइनाइड बनता है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी पॉइंट, मतलब क्या, सिल्वर साइनाइड का सहसंयोजी होना। इसी प्रकार से आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोगों का, निम्न में से किस विधि द्वारा एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो देखिए पहला ऑप्शन दिया गया है आपको, एथिल अल्कोहल के साथ ल्यूकास अभिक्रमक डाला जा रहा है, तो इसके द्वारा तो बिल्कुल प्राप्त किया जाएगा, आपका एथिल अल्कोहल एथिल क्लोराइड बन जाएगा। इसी प्रकार से आपको नेक्स्ट दिया गया है, एक एल्केन दिया गया है जिसमें ब्यूटेन है और इसको अल्ट्रावायलेट रेज के साथ क्लोरीन के साथ क्रिया करवाई जा रही, तो यहाँ भी प्राप्त हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका C2H5OH प्लस NaCl। बच्चों यहाँ पर आपको प्राप्त नहीं होगा, यहाँ आपको एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं होगा, तो यहाँ कोई भी अपक्रिया आपकी नहीं होगी, नो रिएक्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका CH3COOAg प्लस Br2CCl4। समझ गए होंगे आप लोग कि यह आपका एक बोरोडीन हुंसडीकर अपक्रिया है जिसमें सिल्वर ब्रोमाइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस, सिल्वर ब्रोमाइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस और आपका एल्किल का ब्रोमाइड बन जाता है। तो यहाँ जो एल्किल का ब्रोमाइड बनेगा वह आपका बन जाएगा CH3Br। तो इस प्रकार से हमें तीन में से तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन जो सी पॉइंट है उसके द्वारा कोई भी एल्किल हैलाइड प्राप्त नहीं हो रहा है। आइए आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सी पॉइंट, आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विधि के द्वारा प्रयोगशाला में एल्किल हैलाइड सामान्यता नहीं बनाई जा सकती है। देखिए फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं कि क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है आपके पास हैलाइड विनिमय, तो हैलाइड विनिमय द्वारा आपका बड़े आसानी से बनाया जा सकता है। सेकंड पॉइंट भी अल्कोहल की ल्यूकास अपक्रमक से आप क्रिया करवा दीजिए। एल्कीन पर HX का योग करवा दीजिएगा। आप जानते हो एल्कीन पर जब HX का योग करवाया जाएगा तो आपका मार्कोनिकॉफ रूल लगेगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट है एल्केन के हेलोजनीकरण से। देखिए एल्केन की हेलोजनीकरण से आप एल्किल हैलाइड प्राप्त तो कर लेंगे, लेकिन जब आप इसका पृथक्करण करोगे तो पृथक्करण कर पाना आपके बस की बात नहीं है, अर्थात तो यही ऑप्शन हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन पूछा गया नहीं बनाया जा सकता है, तो ऑप्शन आपका कौन सा सही हो जाएगा, डी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि एल्किल हैलाइड नहीं बनेगा, बन जाएगा, लेकिन यदि आप प्रयोगशाला में बनाते हो तो इसका पृथक्करण पॉसिबल नहीं है, तो आप इसको अलग नहीं कर सकते हो। तो इस कारण आपका जो ऑप्शन जाएगा इसके साथ वह है आपका लास्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ल्यूकास अभिक्रमक है, सभी लोग बहुत अच्छी तरीके से जानते हो। सांद्र HCl निर्जल ZnCl2 का मिश्रण आपका क्या कहलाता है, ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, तृतीयक एल्किल हैलाइड का तृतीय एल्किल हैलाइड का क्षारीय जल अपघटन जलीय क्षार द्वारा कराते समय यदि क्षार की सांद्रता दोगुनी हो तो अभिक्रिया होगी। देखिए अभिक्रिया आपकी स्थिर रहेगी, क्यों होगी, जब आप तृतीयक एल्किल हैलाइड का क्षारीय जल अपघटन करा रहे हो। तो आप भी समझ रहे हो कि यह अपक्रिया आपकी SN1 अपक्रिया होगी। SN1 अपक्रिया जो होती है उसकी जो दर होती है SN1 अपक्रिया की, वह इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है अभिकारक की सांद्रता के। यह अपक्रिया जो होती है वह आपकी होती है अभिकारक की सांद्रता के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो यह जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल अभिकारक की सांद्रता के हो जाएगी तो यह अपक्रिया जो होगी वह आपका स्थिर रहेगा। क्यों, क्योंकि आप जो जलीय अपघटन क्षारीय जल अपघटन ले रहे हो उसकी सांद्रता पर तो वह निर्भर ही नहीं करती है, तो इस कारण वह कैसी रहेगी, स्थिर रहेगी। तो ऑप्शन इसका थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट 13, निम्न में से किसका क्वथनांक सबसे अधिक है। देखिए मैं अभी एक आपके लिए एक लेक्चर लेकर के आने वाला हूं जिसमें आपको बताया जाएगा कि मेल्टिंग पॉइंट या बॉइलिंग पॉइंट किस प्रकार से हम लोग फाइंड आउट करते हैं किसी भी कंपाउंड का। तो आपको बता दें कि यहाँ जो बॉइलिंग पॉइंट आपसे पूछा गया है, यह बॉइलिंग पॉइंट आपका इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है मॉलिक्यूलर वेट के। किसके बराबर होता है, मॉलिक्यूलर वेट के। तो मॉलिक्यूलर वेट इसमें किसका सबसे अधिक होगा, तो आई होप आप समझ गए होंगे, मेथिल आयोडाइड का सबसे अधिक आपका मॉलिक्यूलर वेट होगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम है। देखिए एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता हुआ क्रम, सबसे कम क्रियाशील आपका जो हैलाइड होता है वह आयोडीन होता है, इसके बाद ब्रोमाइड आयन, इसके बाद क्लोराइड आयन और लास्ट में क्या हो जाएगा आपका फ्लोराइड। तो
घटता हुआ क्रम पूछा है तो इसका घटता हुआ क्रम आपका बनेगा आर आई इज ग्रेटर देन, इसके आर बी आर एंड आर सी एल, और लास्ट में आपका हो जाएगा क्या, आर एफ, आर एफ। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आपका बन जाएगा कौन सा, सी पार्ट, आर आई आर बी आर एंड आर सी एल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2 ब्रोमो पेंटेन की एथेनॉल के माध्यम में पोटेशियम एथॉक्साइड से क्रिया कराने पर मुख्य उत्पाद प्राप्त होगा। तो ये आपको पता है, यह आपकी विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया हो जाएगी। आप 2 ब्रोमो पेंटेन को सोडियम एथॉक्साइड के साथ डाल देंगे तो आपका 2 एथॉक्सी पेंटेन बन जाएगा। तो जो आपका 2 एथॉक्सी पेंटेन बनेगा तो वह हो जाएगा लास्ट ऑप्शन। आप सभी लोग देखेंगे कि यह आपकी अपक्रिया कौन सी होगी, विलियमसन ईथर संश्लेषण अपक्रिया हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अभिक्रिया C2H5OH प्लस HX ZnCl2 ZnX2 C2H5X के लिए क्रियाशीलता का क्रम है। तो आप सभी लोग जानते हो, अभी जस्ट आपको बताया गया है, यह क्रियाशीलता आपकी बी के साथ हो जाएगी, अर्थात ऑप्शन नंबर आपका सेकंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए। अभिक्रिया CH3CH Br CH2 CH3 एल्कोहलिक QH डाला जा रहा है, मुख्य उत्पाद पूछा जा रहा है हम लोगों से। आप सभी लोग समझ गए होंगे, एल्कोहलिक QH के साथ किसी भी एल्किल हैलाइड का अपक्रिया कराएंगे तो वह आपका विलोपन अपक्रिया होता है, एलिमिनेशन रिएक्शन, जाकर के वह फॉर्मेशन करता है एल्कीन का। तो जब यह एल्कीन का फॉर्मेशन करेगा तो पोटेशियम इसके साथ और ब्रोमाइड आयन और इस वाले का हाइड्रोजन और इस वाले का OH ग्रुप, तो इस प्रकार से आपका KBr प्लस H2O और आपका इन दोनों के बीच में इस प्रकार से डबल बॉन्ड लग जाएगा। तो यह आपका एक ब्यूटीन का फॉर्मूला बन जाएगा, जिससे हम लोग 2 ब्यूटीन बोलेंगे। और 2 ब्यूटीन आपका एक सिमेट्रिक एल्कीन होता है। तो इस प्रकार से इसका जो ऑप्शन होगा वह आपका ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, ब्यूटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका SN2 अपक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, SN2 अपक्रिया के संदर्भ में श्रेष्ठ अभिकारक है। तो SN2 अपक्रिया के संदर्भ में जो श्रेष्ठ अभिकारक होगा वह आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, देखिए आपको बता दें कि जो SN1 अपक्रिया होती है वह तो आपकी 2 पदों में संपन्न होती है, जैसा कि आप लोगों को बताया गया है। जबकि SN2 अपक्रिया की अगर बात करें हम लोग, तो जो इसमें उपस्थित कार्बोनिल समूह है यह इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। कैसा होता है, इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। तो यह इसके जो कार्बोनियम आयन बनेगा उसके स्थायित्व को क्या कर देगा, घटा देगा। तो इस प्रकार से SN1 अपक्रिया में तो यह घटाता है, जबकि SN2 अपक्रिया में यह बढ़ाता है। आप याद रखें, जो कार्बोनिल समूह है यह कार्बोनिल समूह जो है आपका इलेक्ट्रॉन आकर्षी समूह होता है। यह SN1 अपक्रिया की दर को तो घटाता है, लेकिन बच्चों SN2 अपक्रिया की दर को क्या करता है, बढ़ाता है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन।